प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय वह है जो पिछले एक साल से पूरी दुनिया के लिए सवाल बना हुआ है। कल 23 फरवरी है। रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमले का एक साल कल पूरा हो जाएगा। 24 फरवरी 2022 वो तारीख थी जब यूक्रेन पर रूस की सेना के द्वारा हमला बोल दिया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शब्दों में कहें तो यह एक विशेष सैन्य अभियान है, पर बाकी दुनिया की शब्दावली पर अगर यकीन करना चाहे आप तो यह सीधे तौर पर एक देश की संप्रभुता पर दूसरे देश के द्वारा किया गया सैन्य आक्रमण है। एक साल हो गया, लोग अचंभे में हैं। अचंभा इस बात को लेकर है कि जब रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला बोला गया था तो दुनिया भर के तमाम सैन्य विशेषज्ञ इस आकलन के साथ थे कि मसला कुल मिला के 8 से 10 दिन का है। रूस के मुकाबले यूक्रेन का टिकना नामुमकिन है। हद से हद ये लड़ाई हफ्ते 10 दिन चलनी है और रूस के सैनिकों को पिकनिक मनाकर वापस लौटाना है या वहीं जम जाना है, पर ऐसा हुआ नहीं। एक साल होने को आया है। कुल जमा अभी तक रूस यूक्रेन के 18% भूभाग पर ही कब्जा कर पाया है। लड़ाई छिड़ी हुई है, जम के छिड़ी हुई है। दोनों ओर से सैनिक मारे जा रहे हैं, एक से एक नए हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पर ऐसा कैसे हो रहा है? इसके मूल में देखने में यह आ रहा है कि यह दरअसल दो देशों की लड़ाई रह ही नहीं गई है, या उस शीत युद्ध का अब नया स्वरूप है जिसके तहत एक समय अमेरिका और उसके सहयोगी देश हुआ करते थे और दूसरी तरफ सोवियत संघ और उसके साथ जुड़े हुए वामपंथी देश हुआ करते थे। बदली हुई परिस्थितियों में अब एक तरफ अकेला रूस है और दूसरी तरफ नाटो के सदस्य देश हैं जो एक औजार के तौर पर यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लड़ाई अभी तक इसलिए चल रही है क्योंकि यूक्रेन अपने सैनिक उपलब्ध करा रहा है और उन सैनिकों को हथियार, संसाधन, रसद, बारूद ये सब नाटो के देश उपलब्ध करा रहे हैं जिनका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है। तो कुल मिला के नाटो बनाम रूस की ये लड़ाई है जिसमें मर केवल यूक्रेनी सैनिक और यूक्रेन के नागरिक रहे। तो ये लड़ाई किस मुकाम पर जाएगी, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण बात जो है वो ये कि 2 दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन को हौसला देने के लिए अचानक कीव पहुंच गए। नतीजा ये आया कि लंबे समय से जो परमाणु हथियारों की होड़ दुनिया में रुकी हुई थी, जिस संधि के तहत रुकी हुई थी, उससे स्पष्ट तौर पर निकलने का ऐलान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कर दिया है। अर्थात परमाणु हथियारों की दौड़ का एक नया सिलसिला शुरू होने का खतरा आ गया है और यह खतरा किसी एक देश विशेष के संदर्भ में नहीं, पूरी दुनिया विशेष के संदर्भ में। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि रूस को रोकने के लिए या रूस के अनुसार नाटो को रोकने के लिए जो कुछ चल रहा है उसका नतीजा आने वाले समय में कितना भयावह हो सकता है। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस बेहद संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर कुछ गंभीर बातचीत करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि कोई भी, यहां तक कि कायर भी युद्ध शुरू कर सकता है, मगर उसे केवल जीतने वाले की सहमति से ही खत्म किया जा सकता है। सेलेस्ट, जो रोमन इतिहासकार और राजनीतिज्ञ रहे, उन्होंने ये कमाल की बात कही। अब इस विचार की रोशनी में अगर हम मौजूदा घटनाक्रम को देखते हैं तो आखिर ये तय कैसे करें कि ये युद्ध जीत कौन सकता है, नाटो के देश या रूस? नाटो एक तरफ लड़ रहा है, दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल ही अपने संबोधन में देश को कहा है कि हम अपने देश की रक्षा करने में सक्षम हैं और दुनिया जान ले कि हमें हराना नामुमकिन है। तो अब दोनों ही हारने के लिए तैयार नहीं है, तो जीतने की उम्मीद किससे करें? और कोई जीतने की उम्मीद के साथ में हो तभी तो युद्ध खत्म होने की उम्मीद करे। इसे अपने जहन में रखते हैं और उससे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारा इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान। हमारे साथ पूर्व मेजर जनरल पीके सहगल साहब है, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे। हमारे साथ पूर्व ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब हैं, जो रक्षा क्षेत्र के एक और जाना माना नाम है। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार पूर्व राजदूत RS मल्होत्रा साहब एक बार फिर इस चर्चा के लिए मौजूद है। और इन सबके बीच में विषय विशेषज्ञ के तौर पर रविंद्र सचदेव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मल्होत्रा साहब से ही करते हैं। मल्होत्रा साहब, आपसे समझना चाहता हूं, लोग इस अचंभे के साथ अरे कमाल कर दिया यूक्रेन ने, देखो अभी भी टिका हुआ है, इस दृष्टि से देखते हैं या आप इस बेचारगी, इस दीनता, इस लाचारी के तहत यूक्रेन की तरफ देखते हैं कि एक नेता जिसका नाम जेलेंस्की है, उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालियां बजवाने की खातिर अपने देश को अंधेरे कुएं में डाल दिया है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं देश बर्बाद हो रहा है, देश के लोग बर्बाद हो रहे हैं और देश को बर्बाद कराकर नाटो के देश अपने सबसे बड़े दुश्मन
रूस को कमजोर होता हुआ देख रहे हैं। क्या कहते हैं मल्होत्रा साहब? आपका शायद म्यूट का बटन दबा हुआ है मल्होत्रा साहब, मैं आग्रह करूंगा कि उसे म्यूट कर दें। जी जी धन्यवाद। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये युद्ध जैसे आपने शुरू में ही कहा, अब एक तरफ रशिया है और दूसरी तरफ नाटो कंट्रीज हैं जिनका यूक्रेन जो है मोहरा बना हुआ है। तो इस युद्ध में अब जो हालात बन गए हैं, जैसे प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा, उसके बाद प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी बयानबाजी की, उसके बाद यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट ऑफिस है उन्होंने भी जो बात की, उससे लगता है कि ये युद्ध अभी नजदीक में तो कहीं खत्म होने का नाम नहीं लेता और इस युद्ध में एक स्टेलमेट आ गया है। जी। अब इसमें हार किसकी होती है, जीत किसकी होती है, ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हिस्ट्री बताती है, ये तो जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो भी बताएंगे कि चाहे लॉन्ग बैक वियतनाम रहा हो या अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन रहा हो या अफगानिस्तान में अमेरिका रहा हो, वहां से वो अपना समझिए कि हार के ही ये तीनों इवेंट में अग्रेसर जो था वो गया था। जी। अब यूक्रेन में रशिया का क्या होता है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे पहले 3 केसों को जो मैंने बताया वैसे होगा। यहाँ रशिया को एक एडवांटेज है कि अब वो अपने कंट्री से इतना दूर नहीं लड़ रहा है और उसका जो दायरा है वो बिल्कुल अपने बॉर्डर के नजदीक है। लेकिन इस युद्ध से दुनिया में जो आर्थिक व्यवस्था है उसको भी बहुत नुकसान हुआ है और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अब ये युद्ध किस तरफ जाएगा ये बड़ा मुश्किल है कहना इस वक्त। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या पश्चिमी देश ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो रूस का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, रूस की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, रूस की हैसियत ही नहीं है इतना लंबा लड़ाई लड़ सके। पर ऐसा हुआ नहीं। रूस की करेंसी जो युद्ध के समय पर जिस हैसियत में दुनिया में थी, आज उससे कहीं बेहतर स्थिति में ही करेंसी दिखाई देती है। 18% भूभाग इलाका यूक्रेन का रूस के स्पष्ट तौर पर कब्जे में आ चुका है। रूस को 12 बंदरगाह उपलब्ध हो गए इस लड़ाई के चलते, जिससे उसका समुद्री व्यापार के संदर्भ में एक बड़ी सहूलियत का वातावरण बन गया। क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि इसमें हार तो तय हो गई है कि यूक्रेन की होनी है, जीतेगा कौन इसका नहीं पता, नाटो जीतेगा या रूस जीतेगा, पर यूक्रेन हार गया, इसके संदर्भ में कुछ कहेंगे आप? नहीं, ये तो बिल्कुल सारी आपने कह ही दिया है और ये बात तो मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि जो यूक्रेन है वो तो एक मोहरा बन के आगे किया ही गया है। अगर शुरू में जैसे टर्की ने ट्राई किया था, 1-2 और कंट्रियों ने जिसमें इजराइल भी हैं, उन्होंने कोशिश की थी कि ये युद्ध जो है रुक जाए, लेकिन जो नाटो जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपने जो आइडियोलॉजी के मुताबिक या कह लीजिए स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखते हुए जो कार्रवाइयां की, जिस तरह से प्रोत्साहन दिया, जेलेंस्की को बार बार विजिट करके उनको सुझाव बुझा के आगे खड़ा कर दिया, अब उनको हथियार लगातार देते जा रहे हैं। उससे तो एक बात सही है कि वो अपने ही एम के लिए आगे यूक्रेन को एक मोहरा बना के खड़े हैं। नुकसान तो सारे का सारा यूक्रेन का हो ही रहा है, बल्कि कंट्री बर्बाद हो गया। उसके मुझे लगता है 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग अपना कंट्री छोड़ के ही चले गए हैं। मैं सहगल साहब के पास आऊं उससे पहले एक सवाल और करना चाहता हूं मल्होत्रा साहब। जेलेंस्की तो ठीक है, पर यूक्रेन की जनता क्या इस बात को नहीं समझ रही है? इस लड़ाई की बुनियाद क्या थी? बुनियाद थी नाटो की सदस्यता, जो जेलेंस्की लेना चाहते थे। बुनियाद क्या थी? यूरोपियन यूनियन की सदस्यता, जो जेलेंस्की लेना चाहते थे। इन दो मुद्दों पर ही पुतिन का ऐतराज था। नाटो ने भी बताया हम यूक्रेन के साथ हैं, और यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष तो सीधे ही पहुंच गई थी जेलेंस्की के पास कीव में लेटर लेके कि आप आवेदन दीजिए। ऐसा लगा था कल परसों में ही जो है उसे सस्ता भी मिल जाएगी। आज 1 साल हो गया, ना नाटो की सस्ता का अता पता है, ना यूरोपियन यूनियन के सस्ता का अता पता है। जेलेंस्की तो ठीक, ये यूक्रेन की जो जनता है वो बर्दाश्त कैसे कर रही है? उसकी वजह तो ये है कि जो लोग जिनको एकदम डिस्प्लेस हुए वो तो चले गए पोलैंड या अगल बगल के कंट्रियों में जी, लेकिन उम्मीद पे दुनिया चलती है। यूक्रेन के लोगों को लगता है कि आज नहीं तो कल उनको नाटो मेंबरशिप मिले या ना मिले, लेकिन यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप तो पक्का मिलेगी और
उसको देखते हुए वो ये सारा मन मार के बैठे हुए हैं कि आज नहीं कल युद्ध भी खत्म होगा और अल्टीमेटली वो ईयू जो है वो ज्वाइन कर लेंगे, अपना फ्यूचर वो वहां देख रहे हैं। कुल मिलाकर जैसे एक बच्चे को मां बताते हैं कि चांद तेरे हाथ में आएगा, यूक्रेन की जनता भी उस चांद के साथ उम्मीद में है। लेकिन मेरे साथ में पीके सहगल साहब हैं। सहगल साहब से मैं सैन्य मसले पर समझना चाहता हूं, क्या माने, रूस वाकई हार रहा है? बताने की कोशिश की जाती है पश्चिमी मीडिया के द्वारा, रूस यहां पिट रहा है, यहां पिट रहा है, इतना नुकसान हो रहा है, पर इसके बाद भी देखने में तो ये आता है कि यूक्रेन का 18% इलाका 24 फरवरी 2022 से लेकर आज 22 फरवरी 2023 के बीच में यूक्रेन का नहीं रहा, रूस का हो गया। क्या कहेंगे सहगल साहब? देखो, मैं साफ तौर पर बताना चाहता हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कोई भी छोटी से छोटी शक्ति जो है बड़ी से बड़ी शक्ति से हारा नहीं। अगर आपको याद होगा 1954 में वियतनाम ने फ्रांस को हराया, फिर 77 में वियतनाम ने अमेरिका को हराया। उसके बाद में अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन आया और अफगानिस्तान का सोवियत यूनियन का जो बॉर्डर था कंटिगुअस था, बिल्कुल ऐसे बात जैसे यूक्रेन के साथ है जी। लेकिन 11 साल के बाद में सोवियत यूनियन टूट गया, उसकी इकोनॉमी इतनी बैठ गई कि वो वास्तव में काफी कमजोर पड़ गया और बड़े पैमाने पर उस 14 या 15 कंट्री जो इंडिपेंडेंट बन गई। ईस्टर्न यूक्रेनियन में जितनी भी रशिया के नीचे कंट्रीज थी वो सारी इंडिपेंडेंट हो गई। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो रशिया के साथ है सारे इंडिपेंडेंट हो गई। फिर इराक में अमेरिका आया, नेटो भी आया, 11 साल के बाद में अपनी इज्जत को बचा के भागा। फिर अमेरिका भी दोबारा अफगानिस्तान में आया, किस माफिक वहां से भागा अब सारे देखते हैं। फिर 2-3 बारी कोशिश की गई रजीम चेंज करने की, असाद को हटाने की कोशिश की गई अमेरिका के नेटो के, आज तक भी साथ टिका हुआ है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि लड़ाई का अंत क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो नहीं मैं जानता, लेकिन यूक्रेन की जबरदस्त बर्बादी हो चुकी है, दैट इज अ सर्टेनिटी। और यूक्रेन को कम से कम 25 से 30 साल लग जाएंगे रिकंस्ट्रक्ट होने के लिए, अगर उतनी बड़ी वित्तीय सहायता उसको मिलती रही जितनी उसको आज मिल रही है। ये युद्ध कहाँ खत्म होगा, कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, सिवाय पुतिन के कोई नहीं जानता। बड़ी कोशिश की गई शुरू में फ्रांस के मैक्रोन के द्वारा, टर्की के प्रेसिडेंट के द्वारा, इजरायली प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा युद्ध को रोकने के बाद में अभी कोशिश की जा रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी के माध्यम से कि किसी ना किसी प्रकार से युद्ध रोका जाए, बिकॉज युद्ध की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी मैं थोड़ा बीच में रोकना चाहूंगा। आपने कहा ये पुतिन ही जानते हैं युद्ध कैसे रुकेगा, पुतिन जानते हैं या बाइडेन जानते हैं? क्या आप वाकई बतौर सैन्य विशेषज्ञ इस राय के साथ हैं कि इस युद्ध को पुतिन चाहते हैं या बाइडेन ने सुनियोजित तरीके से अपने आप को दांव पर लगाया, बाकी सबको दांव पर लगवा दिया और अपने स्थायी शत्रु रूस को उलझा दिया? जिस तरीके से वह उन्हें मदद उपलब्ध करा रहे हैं, संसाधनों की शक्ल में, पैसे की शक्ल में, हथियार की शक्ल में, और नैतिक समर्थन देने के लिए तो ट्रेन में बैठ के कीव भी पहुंच गए। क्या बाइडेन का कीव पहुंचना यह नहीं दर्शाता है कि अमेरिका इस युद्ध को खत्म नहीं होने देना चाहता है? क्या कहते हैं सहगल साहब, आप तो रणनीति के जानकार हैं, बाइडेन का यूक्रेन पहुंचना इस तरीके से क्या युद्ध को बनाए रखने की कोशिश नहीं है? उसमें किसी प्रकार को कोई शक नहीं। युद्ध स्टार्ट होने से पहले ही अमेरिका की कोशिश थी कि रशिया को कमजोर किया जाए और रशिया इस युद्ध की वजह से काफी ज्यादा कमजोर पड़ गया। उसके बाद जो हथियार असला खत्म हो रहे हैं, अभी चाइना से हथियार मांग रहा है, असला मांग रहा है, नॉर्थ कोरिया से मांग रहा है, ईरान से मांग रहा है, तो रशिया जो उस माफी का मिलिट्री पावर था वो तो नहीं रहा। और साफ तौर पे अभी रशिया को साफ तौर पे नजर आ रहा है कि उस जब तक उसको कोई फेस सेविंग डिवाइस नहीं दी जाएगी, पुतिन ये युद्ध को नहीं रोकेगा। क्योंकि कम से कम 1 लाख से ज्यादा रशियन सैनिक मारे जा चुके हैं, 1000 से ज्यादा उनके टैंक से बख्तर गाड़ियां बर्बाद हो चुकी हैं, कई 100 उनके हेलीकॉप्टर हवाई जहाज बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे में अपने लोगों को क्या बताएंगे कि ये युद्ध किस लिए शुरू किया? आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने 25% यूक्रेन का हिस्सा कैप्चर कर लिया हुआ है, यस, टेरिटरी कैप्चर कर ली हुई है, क्या उसको रोक सकेंगे? क्या उसको पकड़ के परमानेंट कर सकेंगे? रशिया की इकोनॉमी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। अगर आप देखो तो रशिया का 30 to 40% बजट जो अभी भी है चेचेनिया को कंट्रोल करने के लिए लगता है। इस लड़ाई की वजह से पुतिन इंटरनली काफी कमजोर पड़ रहे हैं। उनके जो 16 टाइम जोन्स हैं उसमें अभी चेचेनिया के लीडर्स हैं और कुछ और लीडर्स हैं, उनको आंखें दिखानी शुरू कर दी है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ने भी पुतिन को आंखें दिखानी शुरू कर दी है। ऐसे में अगर पूरे लार्जर सिनेरियो को ध्यान में रखा जाए तो वास्तव में रशिया काफी से ज्यादा कमजोर हुआ है।
रशिया very fact कमजोर that- हुआ है इस आकलन के साथ सहगल साहब हैं, पर क्या रॉबिन सचदेव भी इस आकलन के ही साथ है? वाकई पुतिन इतने कमजोर हुए हैं? क्या रूस की स्थितियां इतनी ज्यादा गंभीर है? पुतिन जिस तरीके से अभी संसद को संबोधित करने गए, उनका जलवा तो पुराने तरीके से दिख रहा था। बोलने के लिए पहुंचे, सब लोग खड़े हो गए। जिस तेवर के साथ उन्होंने बात की वो भी सामने है, और सबसे बड़ा ऐलान तो उन्होंने न्यूक्लियर ट्रीटी के संदर्भ में कर दिया एक तरफा कि अब हम इसमें नहीं है। तो रवि जी थोड़ा अपना नजरिया दें, वाकई अमेरिका अपनी चाल में कामयाब हो रहा है, या रूस के संदर्भ में जो पुतिन कह रहे हैं हम अपनी अस्मिता के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, उस पर लोग एतबार बनाए हुए हैं? रूस डिक्लाइन में है जी। रूस को नुकसान हुआ है, होता जा रहा है, और आने वाले वक्तों में और भी ज्यादा नुकसान होगा, इकोनॉमी रूप से, मिलिट्री रूप से, इंडस्ट्री रूप से। देखिए, यूक्रेन में जो 18% या जो लैंड आप कह रहे हैं कि उन्होंने ऑक्यूपाई करा है, वो ऑक्यूपाई भी थोड़ी करा है, कंट्रोल भी कहां करा है। जी। अगर हम कहें कि भाई मिलिट्री कुछ विक्ट्री है, वो जी। एक उसको आप रखिए या ना रखिए, जी। ओवरऑल रशिया के तो $300 बिलियन, $600 बिलियन तो याद है वॉर के शुरू में सेंट्रल बैंक के इनके जो 300 बाहर थे अमेरिका में और शायद लंदन में या स्विट्जरलैंड में 300 बिलियन इनके जब्त हो गए हैं। जी। सारी इकोनॉमी में इनकी सैंक्शंस पड़ी हैं, स्पोर्ट्स में सारी ऑर्गेनाइजेशन से इनको निकाल दिया जा रहा है, इनके एथलीट्स को compete नहीं किया जाने दिया जा रहा अपने झंडे के अंडर, कल्चर में नहीं कर पा रहे। रशिया को अमेरिका और यूरोप मिलके एक दूध से मक्खी की तरह निकाल रहे हैं जी। उसमें कोई डाउट नहीं है, और ये चलता रहेगा आने वाले वक्त में। अब हाँ, बात यह है कि पुतिन और रशिया रुकेंगे नहीं, ये भी अपने ग्राइंडर की तरह चलते जाएंगे यूक्रेन में। अब इनका ग्राइंडर नुकसान लेगा, बट इनके पास बहुत डेफिनेटली बहुत वेपन्स हैं, मैन पावर है, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शायद कम हो रही है, एमुनिशन की दिक्कत है, जो भी है वो 24 घंटे अपनी फैक्ट्रीज चला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो रशिया इसे ग्राइंडर की तरह चलाते रहेगा। इसमें जो आपने बात की, डेफिनेटली ये रशिया के लिए वॉर या पुतिन के लिए वॉर, अव्वल तो यही है कि भाई हमारे दरवाजे पे नेटो आ रहा है, हम क्यों आए, जी। राइट। पर आप देखिए वहां स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो ज्वाइन कर लिया है या करने जा रहे हैं, उसको ये रोक नहीं पा रहे हैं, ना रोक पाएंगे। जी। पुतिन के लिए, रशिया के लिए ये वॉर है ऑल्सो एक होली वॉर है, क्रिश्चियनिटी की वॉर है। जी। इनके हिसाब से जो वेस्ट है, वहां की जो क्रिश्चियनिटी है वो करप्ट हो गई है, डिप्रेव्ड हो गई है, सेम सेक्स मैरिजेस, लेस्बियन, गे इत्यादि। तो रशिया इसको अलग अलग उससे फ्रेम कर रहा है, और उसमें मेरे ख्याल से रशिया के जो एलीट हैं, जो पावर एलीट है इस समय पुतिन के आसपास सारे, उसमें बिलीव करते हैं वो लोग। परंतु यहाँ आपका नेटो और ज्यादा सॉलिड हो गया है, अमेरिका और नेटो बहुत सॉलिडिफाई हो गए हैं। अब ये बात करते हैं वी यूरोपियन वैल्यूज, हम यूरोप इकट्ठे हैं जी। तो यूरोप बहुत ज्यादा एकत्रित हो गया है। आने वाले वक्त में रशिया को डेफिनेटली रशिया की डिक्लाइन इन्होंने, और उसके अलावा और बहुत चीज देखिए, इनकी ऑयल गैस एक्सपोर्ट जो भी है अभी कम हो रहे हैं, जो भी रशिया की वेपन एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ी बिजनेस थी आर्म्स की, राइट, डिफेंस इंडस्ट्री। अब दुनिया जो इनके डिफेंस का हाल देख रही है, उसको देख के कोई इनकी इक्विपमेंट खरीदेगा जी। अब बात उसमें पार्शली ये भी है कि जो इनकी मिलिट्री और इक्विपमेंट फेल हुई है, उसका बहुत बड़ा कारण है रशिया के अंदर करप्शन। इनकी मिलिट्री को जो पैसे मिलते थे एक्सरसाइजेस के या ट्रेनिंग्स के, वो खर्चे नहीं करते थे। इनके ट्रकों के टायर्स की रोटेशन होनी चाहिए हर 3 महीने में, जो भी काइंड ऑफ थिंग होता है, वो रोटेशंस नहीं होती थी, शायद एक्सरसाइजेस नहीं होती थी। तभी तो जब ये कीव की तरफ 60 किलोमीटर का काफिला चला, पहुंच ही नहीं पाया। कहां पहुंच पाया? 60 दिन तक रोज चल रहा है। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, इनके जो मारे जा रहे हैं, जो वेपन डिपोज, एमुनिशन डिपोज और जनरल्स या कर्नल्स इनके काफी मारे गए हैं रशिया के। वो क्यों? क्योंकि इनकी जो अपनी मिलिट्री कम्युनिकेशन सिक्योर नहीं है। कई बार ये सेल फोन्स को यूज कर रहे हैं, जिसको वेस्टर्न इंटेलिजेंस ट्रैक कर ले रही है लोकेशन को, वो यूक्रेनियंस को दे रहे हैं और धाड़ धड़ा के वो रॉकेट मार रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वॉरफेयर में पिट गए हैं लोग। रशियन एयरफोर्स कहां है पूरी इस जंग में? रशियन एयरफोर्स यूक्रेन के ऊपर तो उड़ती आपको दिखती नहीं ना, जो भी मिसाइल नहीं है। तो कुल मिलाकर रॉबिन सचदेव तो कह रहे हैं कि रूस लगातार नुकसान उठा रहा है,
और आर्थिक मसलों पर बात करते करते उसकी सैन्य स्थितियों पर भी रॉबिन सचदेव टिप्पणी कर रहे हो, बता रहे कितनी दीनहीन हालत हो गई है। पर वाकई हालत इतनी दीनहीन है। मेरे साथ यूके देवनाथ साहब हैं। देवनाथ साहब, एक तरफ नाटो है जिसमें जर्मनी है, जिसमें अमेरिका है, जिसमें फ्रांस है और भी तमाम देश हैं, ये सारे मिलकर अपने सारे हथियार यूक्रेन में पहुंचा रहे हैं और इनसे रूस मुकाबला कर रहा है। तो क्या रूस मुकाबला नहीं कर पा रहा है? आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, या इतने देश मिलकर भी अभी तक रूस को घुटने पर नहीं ला पाए हैं? ये रूस की सफलता के तौर पर हमें देखना चाहिए। किस तरीके से देखें हम इसे? देखिए हिमांशु जी, इस युद्ध में रूस जो है, अभी तक रूस ने अपनी सारी ताकत झोंकी नहीं है जी। रूस के पास जितनी भी फौज है, मोटा मोटी देखा जाए तो उसने अभी तक अपनी स्ट्रेटेजिक एयरफोर्स के एलिमेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया है जी। रूस ने अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो यह सोचना उचित नहीं होगा कि रूस इस युद्ध में हार रहा है जी। हाँ, इतना जरूर है कि रूस की जो मंशा थी, उसके जो एम थे, एम नंबर 1 उसने हासिल कर ली जी। रूस चाहता था कि पूर्वी यूक्रेन में जो 4 प्रांत हैं, दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन, जहां की रूसी मूल के लोग ज्यादा हैं, उस पर कब्जा कर ले। रूस ने वह कर लिया है जी। यानी आज की तारीख में रूस जो है इस युद्ध में बढ़त की तरफ। जी। जहां तक यूक्रेन की बात है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि यूक्रेन इस युद्ध में सिर्फ अपने को डिफेंड कर सकता है। यूक्रेन इस युद्ध में कभी जीत नहीं सकता। ये सोचना कि यूक्रेन की फौज जो है वो रशिया के पश्चिम से पूरब की तरफ जाते जाते रूस के अंदर घुस जाएगी, वह असंभव है जी। तो मेरा ये मानना है कि आज इस युद्ध को कैसे रोका जाए जी। एक तरीका बहुत आसान है। अगर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों के बहकावे में ना आए और ये मान ले कि जहां पर आज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पर हम सीज फायर कर देते हैं, और उसके बाद ज़ेलेंस्की जो चाहते हैं कि दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़पोरिज़िया उनको वापस मिल जाए, वो बातचीत की टेबल पर कर लें जी। तो युद्ध आज रुक जाएगा। जी। रूस जो है, रूस को इस युद्ध में नुकसान हो रहा है, यस। लॉन्ग टर्म में रूस को इस युद्ध में नुकसान होगा, यस। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन की जो अपनी पर्सनल स्टैंडिंग है वो पिछले 1 साल में बहुत इंप्रूव हुई है जी। उनकी जो पर्सनल स्टैंडिंग है वो, जो कि पहले 58% या 62% थी, वो अब बढ़ के 72% से 78% तक मानी जा रही है जी। यानी पुतिन अपने को रूस में एक मजबूत नेता के हिसाब से एस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल हो गए। क्या रूस इस युद्ध में हारना चाहता है? देखिए, हार की डेफिनेशन क्या है जी। रूस तो इस युद्ध में हार ही नहीं सकता, क्योंकि पश्चिमी देश रूस में घुसेंगे नहीं जी। यूक्रेन की फौजें भी रूस में नहीं घुस सकती हैं, तो रूस इस युद्ध में हार नहीं सकता। हाँ, सिर्फ सवाल इतना है कि रूस अपने एम नंबर 1 में सफल हो गया है। एम नंबर 2 क्या है जी। रूस चाहता है कि आस्ते आस्ते वो पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ता रहे और नाइपर रिवर तक और ब्लैक सी में ओडेसा तक अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा ले। जी। ये अगर युद्ध लंबा चलता रहा तो रूस की यही कोशिश होगी कि वो नाइपर रिवर तक पहुंच जाए, यानी कीव के आउटस्कर्ट्स तक पहुंच जाए, और ओडेसा का जो पोर्ट है और ब्लैक सी से जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है जिससे कि भूमध्य सागर जाने का समुद्र है, उस पे रूस का पूरी तरह से 100% कंट्रोल हो जाए, तो ये रूस की जीत मानी जाएगी। क्या दुनिया के लोगों ने रूस को छोड़ दिया है? मेरा ये मानना है नहीं। आज की तारीख में आप नेटो के ये 30-32 देशों को छोड़ दीजिए, और कोई भी नेटो की सपोर्ट नहीं कर रहा है। भारत भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्थिति में है। काफी विस्तार से बता दिया। तो कुल मिला के यूके देवनाथ साहब अभी रूस को हारते हुए नहीं देख रहे हैं। देवनाथ साहब का तो कहना यह है कि रूस का हारना संभव ही नहीं है, रूस कितना जीत पाता है ये देखने का विषय है। पर एक विषय पे आपकी और टिप्पणी लेता हूं, फिर मैं वापस मल्होत्रा साहब के पास चलूंगा। ये परमाणु संधि को निलंबित करने का जो ऐलान किया है व्लादिमीर पुतिन ने, इसके मायने क्या है देवनाथ साहब? क्या बस अब हथियार चला देंगे? क्या यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला होगा, या इसके मायने कुछ और हैं?
देखिए हिमांशु जी, ये जो स्टार्ट परमाणु संधि हुई थी जो कि 2026 तक चल रही थी, इसका उद्देश्य एक ही था कि उभय पक्ष अपने अपने परमाणु हथियारों को आस्ते आस्ते कम करे और अपने जो ऑपरेशनली डिप्लॉयड यानी जो वॉरहेड तैयार है फायर करने के लिए उनकी संख्या को 1550 से कम रखें। ये सब इंटेलिजेंस सोर्स बोलते हैं कि रूस के पास करीबन 6000 न्यूक्लियर हथियार है, जिसमें कि उसने फॉरवर्ड पोजीशन में करीबन 1588 को रखा हुआ है। इस तरह से अमेरिका के पास 5500 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं, जिसमें से कि 1644 को उसने फॉरवर्ड पोजीशन में डिप्लॉय किया हुआ है। इस संधि का सिर्फ यही उद्देश्य था कि ये जो डिप्लॉयड वॉर हेड हैं, उभय पक्ष एक दूसरे को मौका देते थे उसको इंस्पेक्ट करने का। जैसे कि रूस ने अमेरिका को ओपन इन्फॉर्म किया है, इस तरह से अमेरिका ने भी रूस को ओपन इन्फॉर्म किया है। रूस जो है लगातार ये इस संधि के तहत वो बाध्य हैं एक दूसरे के बताने के लिए। जैसे कि रूस के पास जमीन पर कितने आईसीबीएम हैं, 812। रूस के पास सबमरीन में कितने सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल लगे हैं, 576। और रूस ने अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जो हैं TU-95 और TU-160 पे कितने डिप्लॉय किए हुए हैं, एक्टिव वॉरहेड 200। तो ये संधि के तहत एक दूसरे को बताते थे और आस्ते आस्ते इन नंबर्स को कम करना था। तो अगर राष्ट्रपति पुतिन बोलते हैं कि वो इस संधि से पीछे हट रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब न्यूक्लियर युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि पुतिन इस चीज से पीछे हटे हैं कि भविष्य में जो आस्ते आस्ते न्यूक्लियर हथियार को कम करना था, फिलहाल पुतिन ने उस पर रोक लगा दी। जी, कुछ गंभीरता से लें कि नहीं लें? इसको किसी भी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। इसका कोई भी मिलिट्री स्ट्रेटेजिक कोई भी तात्पर्य या संबंध नहीं है। अब देवनाथ साहब तो कह रहे थे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अमेरिका के शेयर बाजार ने गंभीरता से ले लिया। उसका जैसे ही पुतिन ने यह घोषणा की, 2% से ज्यादा भी शेयर बाजार गिर गया। और 2% संख्या छोटी सी लगती है, पर वो बिलियन डॉलर्स में हो जाती है। इतनी गंभीरता से बाजार ने ले लिया पुतिन की बात को। हालांकि देवनाथ साहब कह रहे हैं ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। तो मुझे आना है वापस मल्होत्रा साहब के पास, लेकिन सहगल साहब कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे। एक बार सहगल साहब का हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर मल्होत्रा साहब के पास चलते हैं। जी सहगल साहब, आपका बटन अनम्यूट का दबाएं, मेरा आग्रह है। रशिया के जो इनिशियल वॉर एम्स थे उसमें से मेरे मुताबिक कुछ भी अचीव नहीं हुआ जी। उसका फर्स्ट वॉर एम था कि विद इन 72 आवर्स जो है यूक्रेन के घुटने टिका दे जी और यूक्रेन की सत्ता को पलटे। उसमें उसको किसी प्रकार की कोई सक्सेस नहीं मिली जी। जो उसको सक्सेस मिली है वो मार्जिनल सक्सेस है, क्योंकि उन तमाम एरियाज को कंसोलिडेट नहीं कर सकता। उसमें कहीं भी जगह पर प्रो रशियन गवर्नमेंट नहीं है। जो रशिया ने प्रो गवर्नमेंट जेलेंस्की का ताल्लुक है, जेलेंस्की की लीडरशिप जो मैं कह रहा हूँ काबिल तारीफ है। यूक्रेन के लोगों को उसने इतना उत्साहित किया कि वो अपने देश की एकता, देश की अखंडता, उसकी आबरू के लिए लड़ रहे हैं। रशिया के सोल्जर्स का मोरल और मोटिवेशन बिल्कुल गिरा हुआ है, क्योंकि वो किस लिए लड़ रहे हैं? केवल और केवल ये कह कि वहां पूरे जो है वो आ गए हैं। सहगल साहब का विचार देवनाथ जी से बिल्कुल अलग है। सहगल साहब बार बार कह रहे हैं हासिल क्या कर लिया, जो लक्ष्य थे उस लक्ष्य को तो हासिल ही नहीं कर पाए। कुल मिला के जेलेंस्की एक नेता के तौर पर उभरे हैं, उनकी अपनी जनता का समर्थन हासिल किया है, जनता को एकजुट किया है। पर सवाल इस बात का है इस एकजुटता के एवज में हासिल क्या किया और एकजुटता किस लिए थी? जेलेंस्की की जितनी की हमें नाटो की सदस्यता लेनी है, जेलेंस्की की जितनी की हमें यूरोपियन यूनियन की सदस्यता लेनी है। इन दोनों ही संगठनों के नेताओं ने जेलेंस्की को भरमाया और आज तक सदस्यता नहीं दी। लोग मर रहे हैं, आप केवल कह रहे हैं कि हमारा आपको नैतिक समर्थन है। क्या इसी के लिए जेलेंस्की इतनी लड़ाई करवा रहे हैं? सवाल है। लेकिन मैं मल्होत्रा साहब आपके पास आना चाहता हूं संयुक्त राष्ट्र संघ को लेकर। जब ये हमला हुआ, ये विशेष सैन्य अभियान शुरू हुआ, तो शुरू के महीने, 2 महीने, 3 महीने संयुक्त राष्ट्र संघ में बड़ी बहस होती थी। कुछ प्रस्ताव थे, ये समर्थन में है, ये विरोध में है, ये बाहर निकल गए। पर पिछले 4-6 महीने से देख रहा हूं सबको अपने हाल पे छोड़ दिया संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तुम लड़ो मरो, जो करना है करो। थोड़ा इस पर आपकी दृष्टि मिले, क्या हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ को? खंड खंड हो गया संयुक्त।
राष्ट्र संघ में कौन से लोग हैं? जी यही लोग जो लड़ रहे हैं, यही वहां संयुक्त राष्ट्र संघ में है, परमानेंट मेंबर भी यही हैं। जी तो जो इन्होंने रिजोल्यूशन पास करने हैं वो कर दिए, लेकिन जैसे मैं पहले भी कभी जब आपके डिबेट में आया मैंने बताया था आपको जी कि इन रिजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने का उनके पास कोई ऐसा कारगर तरीका नहीं है। जी तो जब तक वो नहीं है तब तक ये रिजोल्यूशन पेपर पे रहते हैं, लेकिन जाते कहीं नहीं है, रहते हैं। वो जब तक वो हटे ना, वो जाते नहीं है, तो उनकी अपनी अहमियत है। लेकिन मेरे एक कुलीग कह रहे थे कि ये जो न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी है उससे रशिया का हटना कोई बड़ी बात नहीं है। जी आपने सुनी होगी एक स्टेटमेंट जो नाटो के सिक्योरिटी चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि इससे पूरी जो आर्म्स स्ट्रक्चर है, वो सारी व्यवस्था जो है वो खत्म हो गई। जी तो ये कहना कि ये एक छोटी बात है, मैं तो ये नहीं मानूंगा। जी ये एक बड़ी बात है जो पुतिन साहब ने कही है। तो इसका नतीजा आगे क्या होता है ये तो उनके फर्दर एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीधा ही अब न्यूक्लियर और इस तरफ जा रहे हैं, पर ये जरूर है कि कुछ सिग्नल दे रहे हैं वो। पर मरुदुल्लाह, आपसे एक बात समझना चाहता हूं मैं। हमने पिछली बार भी इस विषय को छेड़ा था कि जो बाइडेन अचानक गुप्त तरीके से प्रकट हुए कीव में, इसको समझना चाहता हूं मैं आपसे, क्यों प्रकट हुए? एक दूसरा, लोग कह रहे हैं कि ये मिला जुला मामला है रूस का और अमेरिका का, बाकी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। बाइडेन आए, वैसे इतने हमले करता था रशिया, पर बाइडेन जब तक रहे तब तक वैसे हमले भी नहीं हुए कीव पर। जब पता चल गया कि हैं तो क्यों नहीं हुए? तो थोड़ा दोनों संदर्भ में रोशनी दीजिए आप अपनी समझ के आधार पर। बाइडेन आए किस लिए, और जब बाइडेन रहे तो रूस ने उन्हें ठीक से सलामी क्यों नहीं दी? ऐसा नहीं है, जो बाइडेन आए तो इसीलिए कि हर कोई कंट्री या नाटो जो है एक पर्पस के लिए वहां आए हुए हैं। वो रशिया को इस युद्ध से अब ऐसे नहीं जाने देना चाहते कि रशिया अपने आप को विक्टोरियस माने, तो वो उसका नुकसान कर रहे हैं। सभी जो अभी यहाँ भी सब बोले, सबने कहा कि रशिया का नुकसान हो रहा है, उतना ही नुकसान या उससे भी ज्यादा नुकसान जो है वो आपके यूक्रेन का हो रहा है। तो जो बाइडेन है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन आए तो इसलिए कि एक तो इस युद्ध को 1 साल होने जा रहा था और वो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देना चाहते थे कि भाई हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। और जब प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी स्पीच दी और कहा कि हम लड़ते रहेंगे, एक सिस्टम के साथ लड़ते रहेंगे, अपना एम प्राप्त करके रहेंगे, तो विद इन आवर्स प्रेसिडेंट पुतिन अभी वार्सा में ही, प्रेसिडेंट जो बाइडेन अभी वार्सा में ही थे, उन्होंने वहां से ही कह दिया कि हम यूक्रेन के साथ पूरी तरह से खड़े हैं और हम भी इसमें पीछे नहीं हटेंगे और रशिया यहां से जीत के नहीं जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इसमें ये दूसरा जो आपका क्वेश्चन था, ये कहना कि दोनों मिले हुए हैं, मिली भगत है, ये तो फार फेच्ड चीज होगी। अब जब के रशिया ने ये जो न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी है उसकी अपनी पार्टिसिपेशन ही सस्पेंड कर दी, जो कि इन दोनों देशों के बीच में एक जगह है जहां पे ये मिलते हैं अपने इतने खतरनाक हथियारों के बारे में। तो मैं समझता हूं कि ये तो नहीं है कि ये तो नहीं है। मैं रॉबिन जी आपके पास आना चाहता हूं। क्या जो बाइडेन इसलिए आए कि कहीं युद्ध खत्म ना हो जाए, युद्ध ठहर ना जाए, युद्ध रुक ना जाए? आखिर यूक्रेन की जनता देख तो रही है, दुनिया अगर देख रही है तो यूक्रेन की जनता भी देख ही रही होगी कि ठीक है, जेलेंस्की को अलग अलग देशों में बुलाते हैं, अपने यहाँ की संसद को संबोधित करवाते हैं, बढ़िया तालियां बजाते हैं और बताते हैं बहुत बढ़िया लड़ रहे हो, मर रहे हो, कोई बात नहीं, हम देख रहे हैं, ताबूत भेजते रहेंगे, जरूरत पड़ेगी तुम्हारे कंधे के लिए बंदूक भी भेज देंगे, पर मरोगे तुम ही। पर यूक्रेन की जनता को तो लगता होगा ना यार हम मरे जा रहे हैं, ये वहां से केवल ताली बजा रहे हैं। तो बाइडेन हौसला देने के लिए गए। क्या कहते हैं आप? कहीं ना कहीं यूक्रेन को विचार तो करना पड़ रहा है कि हम हासिल क्या कर रहे हैं। पुतिन ने आरोप लगाया है दूसरा सीरिया बनवा रहा है अमेरिका। क्या कहते हैं रोबिन जी, दोनों विषयों पर आपकी टिप्पणी? श्योर, थैंक यू। पहली बात, बाइडेन क्यों गए? बाइडेन वहां गए अपनी सॉलिडारिटी, टोटल सपोर्ट दिखाने को, बताने को यूक्रेन को और दुनिया को कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है और पूरे का पूरा नेटो भी साथ में खड़ा है। पूरा सपोर्ट का प्रॉमिस देने गए। प्रॉमिस ही नहीं, 500 बिलियन का और अनाउंस कर रहे हैं
ये वो चल रहा है। बाइडन पे भी आते हैं, पर जो आप यूक्रेनियन पब्लिक की बात कर रहे हैं उसमें पॉइंट इज यूक्रेन की आवाम रशिया को हेट करती है जी। और ये जो हेट्रेड है यूक्रेनियंस के अंदर, ये पिछले करीब 15 साल में धीरे धीरे बढ़ी है, खास करके 2014 के बाद जब रशिया ने क्रीमिया को ऑक्यूपाई किया। और इस हेट्रेड को बढ़ाने में विदाउट डाउट वेस्टर्न इंटेलिजेंस का हाथ है जी। आपकी जो सीआईएस और ये जो बाकी इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, इन्होंने धीरे धीरे यूक्रेन के पब्लिक ओपिनियन में ये बात फैला दी कि रशिया आपका दुश्मन है। ओके, इसके अलावा ऑफ कोर्स नेटो फोर्सेस ने हर साल 10,000 सोल्जर्स 2014 से ट्रेन किए, 10,000 गुणा 8, 80,000 अच्छे ट्रेन सोल्जर्स जी। वो अलग रखिए। तो यूक्रेन की पब्लिक ओपिनियन के अंदर बहुत सारा तबका रशियंस के अगेंस्ट हो गया है। और सेकेंडली जब वॉर शुरू हुई तब और ज्यादा अगेंस्ट हो गया। तो अब यूक्रेनियन आवाम में जो पब्लिक ओपिनियन है, परहैप्स वो केवल यह करेंगे या मरेंगे, ये हमारा है और हम कुछ और नहीं कर सकते जी। तो वो जेलेंस्की के प्रति ये ओपिनियन शायद नहीं है कि जेलेंस्की हमको पाइड पाइपर की तरह हमारी समुद्र में डुबाने ले जा रहा है। उनको यह कि अब हमको सबको लड़ना है जी। और इसका जो रूट कॉज है वो ये है ओवर पीरियड ऑफ टाइम अमेरिकन एंड वेस्टर्न इंटेलिजेंस का प्रोपेगेंडा इन यूक्रेन। जहां तक कि यूक्रेन के जो चर्चेज हैं जो पहले रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के साथ एसोसिएटेड थे, सारे के सारे ऑलमोस्ट उन्होंने अपना रशियन ऑर्थोडॉक्स से अपना नाता तोड़ दिया है जी। तो यूक्रेन के अंदर ओपिनियन का ये। कमिंग बैक टू बाइडन, हाँ, सो बाइडन बाय द वे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से सबसे बड़ा मिलिट्री लीडर हो गया वेस्टर्न अलायंस का। जी। ओके, इतना बड़ा कोई और वेस्टर्न लीडर नहीं बना है जितना इस समय बाइडन बन गया है मिलिट्री रूप से। जी। इसने पूरे नेटो को इकट्ठा कर दिया है, स्वीडन फिनलैंड नेटो में और ऐड हो गए हैं, नेटो सॉलिडिफाई हो गया है और जी। कंबाइन और ज्यादा हो गया है आपस में जी। एंड ये कमिटमेंट दिए जा रहे हैं। अब वो बात अलग है बाइडन किस लिए कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनका ऑब्जेक्टिव यही है। रशिया को अमेरिका एनिमी मानता है ना सर, उनकी डॉक्ट्रिन में है कि इसने 2016 में हमारी इलेक्शंस में इंटरफेयर करा था। ओके, तो रशिया ने अमेरिका की डेमोक्रेसी पे अटैक किया है, तो रशिया अमेरिका के लिए एनिमी है। मैं एक बार रोकता हूं आपको विनम्रता के साथ और आपसे एक उत्तर चाहूंगा। आपने कहा ऐसा है, यूक्रेन ऐसा नहीं सोचता है। ये यूक्रेन के लोग सोचते नहीं है कि हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है, ये पैसे ले लो, हथियार ले लो, अनाज ले लो, नैतिक समर्थन ले लो, तालियां बजवा लो, पर चाहिए तो दो चीजें थी ना जिसके लिए युद्ध हुआ, यूरोपियन यूनियन की संस्था, नेटो की संस्था। ये देने की तो कोई बात ही नहीं करता। अब तो इनमें से कोई भी नेता आता है ये बोलते नहीं कि हम नेटो की संस्था दे रहे हैं, यूरोपियन यूनियन की संस्था देख रहे हैं। इसमें सवाल नहीं उठता होगा। देखिए अभी नेटो की मेंबरशिप आप अलग रखिए, जो आपको नेटो मेंबर बन के मिलना था आधा तो आपको वैसे मिल ही गया है। वो बात अलग है कि नेटो फोर्सेस आपके साथ नहीं लड़ रही हैं, पर नेटो सारे आपको आर्म्स तो दिए जा रहा है। क्या बात कर रहे रोविंद जी, ये मतलब ये समर्थन पर्याप्त है क्या? मेरे साथ में सहगल साहब है, सहगल साहब थोड़ा रोशनी मिले, आप तो सैन्य विशेषज्ञ हैं। ये कौन सी बात हुई? हथियार जो से चाहो ले लो, आपको दे देंगे, गोली तुम्हें अपने सीने में ही खानी होगी। देखो, यूक्रेन किसी भी हालत में रशिया की गुलामी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिल्कुल यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उसी माफी की लीडरशिप दर्शा रहे हैं जिस माफी की विंस्टन चर्चिल ने जब जर्मनी ने अटैक किया था तो उन्होंने कहा वील फाइट फ्रॉम द सी, वील फाइट फ्रॉम द बीचेस, वील फाइट फ्रॉम द ओशंस, बट वी विल नेवर सरेंडर। उस समय वो भी सरेंडर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा हम किसी प्रकार से सरेंडर नहीं करेंगे। यूक्रेन के लोग जो है मर मिटने के लिए तैयार हैं और वास्तव में एक्सेप्ट फॉर नेटो फोर्सेस ज्वाइनिंग देम, इस समय 50 देश जो है यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। 163 कंट्रीज हैव कंडेम्ड रशिया। रशिया के साथ केवल 4 कंट्रीज है जो रशिया के फेवर में जो कहती है जो रशिया ने कार्रवाई की है वो सही है, बाकी जो है हिंदुस्तान की तरह वो न्यूट्रल रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप कहें कि रशिया ने जो ये कार्रवाई की है, मुद्दे की बात आई है, मुझे ये बताइए कि नाटो के सैनिक उतरने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अगर नाटो के सैनिक साथ में उतर जाएं तो ये जो बात कही जा रही है, अभी हमारे साथ में सम्मान्य देवनाथ साहब ने बोले कि रूस की सीमा को ये पार ही नहीं कर सकते। नाटो तो बहुत ताकतवर है, अमेरिका बहुत ताकतवर, जर्मनी बहुत ताकतवर, सब मिलकर अटैक कर रहे हैं तो रूस की सीमा के अंदर भी घुस जाएंगे। किससे डर रहे हैं? रूस तो बहुत कमजोर हो चुका है, लिजा गया है, अर्थव्यवस्था भी तबाह है, लोग भी नाराज हैं, फिर डर क्यों रहे हैं? क्यों अपने सैनिक नहीं उतारते? किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। नेटो के सैनिक उतर जाए तो थर्ड वर्ल्ड वॉर 100% गारंटीड है।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसमें फर्क यही है कि उसमें अनेकों देशों के सैनिक लड़ाई में इन्वॉल्व थे। इसमें केवल रशिया और यूक्रेन के सैनिक इन्वॉल्व है, किसी और देश के सैनिक इन्वॉल्व नहीं है। तो शुरू से ही लड़ाई से पहले ही अमेरिका ने साफ तौर पे आश्वासन दिया था रशिया को कि किसी भी हालत में हम अपने ग्राउंड ट्रूप्स ना हम उतारेंगे ना नेटो उतारेंगे, लेकिन अगर नेटो के किसी भी सदस्य को, पोलैंड को या लैटविया को, किसी को भी आपने हमला किया तो 100% नेटो के साथ आपका युद्ध होगा। तो ये तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन शुरू से किया था। और अगर अभी भी जर्मनी या फ्रांस या अब जैसे कह रहे हैं किसी भी देश के वास्तव में सैनिक आ जाए ऑन द ग्राउंड, तो इट विल बिकम अ वर्ल्ड वॉर। मेरी सवाल का उत्तर नहीं मिल रहा, मैं एक बार फिर देवनाथ साहब के पास जाता हूं। हम यूक्रेन के साथ हैं, हर दृष्टि से साथ हैं, बस सैनिक हमारे साथ नहीं है। इस फलसफे को थोड़ा समझाइए ना। अगर पोलैंड में करोगे तो हम उतर जाएंगे, लताविया में आओगे तो भी उतर जाएंगे, इटली और जर्मनी या फ्रांस की बात तो छोड़िए। ये बेवकूफ किसको बना रहे हैं नाटो के देश, और इतनी आसानी से बेवकूफ बनने के लिए तैयार कौन है? हिमांशु जी, पश्चिमी देशों को, नेटो को और खासतौर से अमेरिका का जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है कि रूस को कमजोर किया जाए, वो तो उनको 100% हासिल हो रहा है, क्योंकि वो अब यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं जी। जैसे कि मेरे रविंद्र साजिश जी ने भी बताया, रूस शायद इंडस्ट्रियली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली थोड़ा अभी बैकफुट पर है जी। तो अमेरिका वाले बहुत खुश हैं। अमेरिका वाले उनको अनाज ही नहीं दे रहे, वो अमेरिका वाले उनको हथियार भी दे रहे हैं जी। तो अमेरिका में अभी आपने शेयर मार्केट की बात की, वहां जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उनके शेयर तो दिन रात मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ यूरोप के देश, नेटो के देश उनसे हथियार खरीद रहे हैं, वरन दुनिया के काफी देश जो कि पहले रूस के पास जाते थे, भविष्य में वो शायद अब अमेरिका की तरफ जाएंगे हथियार खरीदने के लिए। लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि नेटो क्यों नहीं छलांग मार रहा इस युद्ध में, देखिए नेटो को मालूम है कि अगर उन्होंने इस युद्ध में छलांग मारी जी तो ये युद्ध थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और शायद रूस के फेवर में चला जाएगा जी। इसीलिए नेटो बार बार ये बहाना देता है कि भाई हमारे चार्टर 5 में लिखा है कि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है तो हम डायरेक्ट सपोर्ट यूक्रेन को नहीं कर सकते, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं उतार सकते। ये एक टेक्निकल बहाना नेटो के सारे लीडरशिप ने बार बार दी। क्या नेटो इससे बड़े हथियार देगा? मेरे ख्याल से नहीं देगा, क्योंकि राष्ट्रपति जेलेंस्की तो लंदन, यूरोप के सारे कैपिटल्स घूम के आ गए, बोलते रहे कि मुझे हथियार दे दो, बड़े बड़े टैंक दे दो, बड़े बड़े हवाई जहाज दे दो। आज तक किसी भी देश ने जेलेंस्की को हवाई जहाज देने के लिए हामी नहीं भरी है। हाँ, पिछले 2 महीने से बोल रहे हैं कि हम आपको चैलेंजर टैंक दे देंगे, लेपर्ड टैंक दे देंगे, अब्राहम टैंक दे देंगे, लेकिन वो टैंक कहां पर हैं? और जर्मनी ने तो नंबर भी बता दिए कि वो उनको कोई 16 या 36 टैंक दे रहे हैं। इंग्लैंड ने भी बोल दिया कि हम टैंक दे देंगे, हमारा टैंक बहुत बढ़िया है चैलेंजर टैंक, लेकिन हम उनको सिर्फ 18 चैलेंजर टैंक देंगे। तो इस तरह से कोई भी जो बड़े हथियार हैं वो अभी तक यूक्रेन को मिले नहीं है। हम 6 महीने से सुन रहे हैं कि अमेरिका बोल रहा है हम पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम दे देंगे यूक्रेन को। आज तक पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल यूक्रेन के पास पहुंची नहीं है और अगले 2-3 महीने भी नहीं पहुंचने वाली है। यानी अमेरिका सिर्फ ये चाहता है कि यूक्रेन को छोटे छोटे हथियार देते रहें, यूक्रेन इस युद्ध में उलझा रहे और रूस को छोटा छोटा वॉर करके, निशाना करके रूस को कमजोर करता रहे। तो अमेरिका के तो पौ 12 हो गए, उनके 20 की 20 उंगलियां घी में। जी हाँ हिमांशु जी, बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है देवनाथ जी ने। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना हो तो इस प्रकार के पहलुओं को देखिए। इस युद्ध को बनाए रखने के लिए नाटो के देशों ने अपनी सारी अकल और संसाधनों का उपयोग करना शुरू किया हुआ है। किसी भी तरीके से रूस जीत ना जाए और यूक्रेन भी इतना कुछ ना पा जाए कि वो रूस से कहीं जीतने की स्थिति में आ जाए। युद्ध चलता रहे, युद्ध अगर चलता रहेगा तो ही उसका फायदा है। अब ऐसे में कुछ तटस्थ देश हैं, उनसे कुछ उम्मीद कर रहे रोबिन जी। बीच में आया था भारत कोई भूमिका निभाए, हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं, हमारे को इस उम्मीद के साथ भी देखा जाने लगा है। तो थोड़ा बताइए रोबिन जी, हमसे अपना चीन के साथ मसला सुलझ नहीं रहा है, हमारे विदेश मंत्री तो राहुल गांधी से उलझ के खुश हो ले रहे हैं कि उनको ज्यादा समझ है या मुझे ज्यादा समझ है, पर
इस देश में कुछ लोगों को बताने की कोशिश हो रही है कि हम चाहें तो ये रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवा सकते हैं। इस उम्मीद के संदर्भ में जरा आपकी टिप्पणी आए, हमारे दमखम के संदर्भ में हम कितना रुकवा सकते हैं? उम्मीद पर तो दुनिया कायम है जी। और एक चीज होती है पॉसिबिलिटी और एक होती है प्रोबेबिलिटी। जी। पॉसिबल तो ये है कि इस समय पूरी की पूरी ये ब्रह्मांड खत्म हो जाए और हम सब जूम वैनिश हो जाए। पॉसिबल तो कुछ भी है, सूरज गायब हो जाए जी। पर प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या है कि सूरज कल उठेगा नहीं जी। तो हमें इस आई थिंक भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हम इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। मल्टीपल रीजन है बट हाँ कुछ है भी। देखिए दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट इतने कोर हैं, रशिया के और यूक्रेन के। आपकी चाहे दोस्ती किसी से जैसी भी हो बट जहां उसके अपने टोटल नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है, कोई दोस्ती के नाम पे कुछ नहीं होता जी। ओके। और दोनों साइड्स ऐसे फंसे हुए हैं जी। तो ऐसे में मीडिएशन का वक्त जब आए, अगर कुछ माहौल लगे। बट हाँ एक बात है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये युग युद्ध का नहीं है जी। भाई, अगर ये युग युद्ध का नहीं है तो किस चीज का है? तो ठीक है, भारत कह सकता है और कहना चाहिए ये युग है जियो और जीने दो का जी। वो हम कह रहे हैं दुनिया को, वो हम रशिया और यूक्रेन को बोलते हैं। बट आई थिंक हमें इस उसमें मिसकंसेप्शन में नहीं रहना चाहिए कि केवल डिप्लोमेसी और शब्दों के खेल से हम कन्विंस या परसुएड कर लें इस वॉर को रुकने के लिए। ये वॉर रुकेगी तो केवल आई डोंट नो, केवल एक ही हालात में, मोस्ट अनफॉर्चुनेट, रुकेगी भी क्या, शांति तो भूल जाए या पहले रुकने का हो कि रुके रुके, जो सीज फायर हो वो भी नहीं होगी। और अगर वो होगी तो केवल एक सिचुएशन में 50% चांस, अगर पुतिन को मार दिया जाए या पुतिन निकले, तब भी जरूरी नहीं है रुके। पुतिन के बाद जो अगले जनरल आएंगे रशिया में, वो तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि पुतिन सॉफ्ट लड़ रहा है। अभी ग्रुप कैप्टन को मैं बहुत इज्जत करता हूं, ये कहते हैं कि रशिया ने पूरा अपना दम नहीं लगाया वॉर में। मैं पूछता हूं क्यों नहीं लगाया अभी तक, और है क्या इसके पास लगाने को अदर देन न्यूक्लियर, राइट? तो रशिया की इतने ये हाल हो रहे हैं, क्यों नहीं रशिया ने लगाए? क्यों नहीं रशिया ने लगाए हैं? लेकिन रोहित सचदेव साहब स्वयं उलझन में पड़ गए, खत्म होगा कैसे? आखिरी में इस नतीजे में पहुंचे कि पुतिन ही ना रहे तो शायद रुक जाए। पर मेरे साथ में सहगल साहब हैं। सहगल साहब, अभी तक देश के स्तर पर छोड़िए, दुनिया के स्तर पर यह तय नहीं हो पा रहा कि इस युद्ध के लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए। पुतिन को ठहराएं कि जेलेंस्की को ठहराएं? पर आपसे जानना चाहता हूं कि जब इस कार्यक्रम के लिए मैं आ रहा था स्टूडियो, उससे पहले खबर आई कि आज चीन के 12 विमान ताइवान की सीमा के अंदर घुस गए। एक दुश्मन रूस उसे उलझा दिया यूक्रेन के साथ। ये एक नैन्सी पेलोसी करके कोई नेता होती है अमेरिका की, उन्हें अचानक लगा कि ताइवान जरूर जाना चाहिए, पहुंच गए और तब से ताइवान का जान आफत में आ रखी है। चीन तब से धमका रहा है, तब से गुजर रहा है। क्या कहते हैं आप? कुल मिलाकर अमेरिका अपने एजेंडे के तहत अपने दुश्मनों को निपटाने की कोशिश कर रहा है और इन लोगों को खलनायक के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। इधर पुतिन और जिनपिंग का नाम भी इसी श्रेणी में आने वाला है। क्या कहते हैं सहगल साहब? आपके स्टेटमेंट में कई सवाल थे। सबसे पहले आपने कहा कि इस युद्ध के लिए कौन जिम्मेदार है? जी। मेरे मुताबिक युद्ध के लिए जेलेंस्की भी जिम्मेदार है, वेस्टर्न वर्ल्ड भी जिम्मेदार है और रशिया भी है जी। रशिया को इतनी जबरदस्त प्रोवोकेशन नहीं थी, उसको किसी प्रकार का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं था जी। कोई भी दुनिया की ताकत जो है सारी की सारी मिलकर भी रशिया को हरा नहीं सकते थे। रशिया के पास इतनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है कि सारी दुनिया को 1000 गुना बर्बाद कर सकता है जी। आफ्टर एब्जॉर्बिंग अ प्रीएम्प्टिव सरप्राइज अटैक बाय अमेरिका जी। और अमेरिका के पास भी इतनी शक्ति है कि एक रशिया के और चाइना के मिले जुले सरप्राइज अटैक को ऑब्जॉर्व करने के लिए के बाद पूरी दुनिया को 100 बारी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसे में रशिया साफ तौर पर जानता था कि उसको किसी प्रकार का कोई थ्रेट नहीं था जी। और इतनी जबरदस्त प्रोवोकेशन नहीं थी, लेकिन वो वास्तव में चाहता था कि डोनबास का एरिया जो है उसको कैप्चर कर ले ताकि उसको एक लैंड रूट कनेक्टिविटी मिल जाए क्रीमिया के साथ में जी। और वो 2014 से जब से उसने क्रीमिया कैप्चर किया तब से छुटपुट वहां लड़ाइयां होती जा रही थी और यूक्रेन जो है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि ये परमानेंटली रशिया का हिस्सा है। दूसरा, जहां तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना साफ तौर पे कह रहा है कि जहां तक ताइवान का मामला है और यूक्रेन का मामला है, इसमें बड़ा डिफरेंस है। ताइवान जो है उनका हिस्सा है जिसको वो अपने साथ मिलाना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी अमेरिका ने साफ तौर पे कहा है कि अगर आप शांतिपूर्वक ढंग से उसको अपने साथ मिला लेते हो तो हमको कोई इतराज नहीं।
लेकिन अगर आपने इन्विजन के माध्यम से करने की कोशिश की तो हम उस डेमोक्रेटिक नेशन को हर प्रकार से डिफेंड करेंगे और हम उसको हर प्रकार से सहायता देंगे। और मुझे नहीं लगता कि चीन के एक बारी नहीं, अगर जब से नैन्सी पेलोसी की विजिट हुई है कम से कम 30 से 40 बारी चाइना के जहाज, चाइना के समुद्री जहाज, चाइना के एयरक्राफ्ट वगैरह उसके जो एयर डिफेंस जोन में कई बारी गए हैं। ये केवल और केवल धमकी है। चीन किसी भी हालत में ताइवान के ऊपर हमला नहीं करेगा। वो साफ तौर पर देख रहा है कि यूक्रेन जिसमें कोई भी क्षमता नहीं थी, ताकत नहीं थी रशिया के ऊपर वार करने के लिए, आज ताइवान जो है वो मिलिट्री पुश ओवर नहीं है। ताइवान जो चीन के में बड़ी तरक्की हुई है बीजिंग में और शंघाई में, वहां बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता है। तो कुल मिलाकर सहगल साहब का ये कहना है, लेकिन मैं मल्होत्रा साहब आपके पास आना चाहता हूं, आप मानते हैं इस बात को कि चीन कभी ताइवान पर हमला नहीं करेगा, या आप इस आकलन के साथ हैं कि जैसे रूस को यूक्रेन में उलझाया अमेरिका ने, उसकी कोशिश है चीन ताइवान में उलझ जाए? क्या गरज पड़ी थी नैन्सी पेलोसी को जाने की? एक ठीक ठाक विषय बना हुआ था, उस चिंगारी में इतना घी डालने का काम क्यों किया अमेरिका ने? चाइना जो है, खास करके जब से ची आए हैं, वो बार बार ताइवान को अपने साथ मिलाने की बात करते ही रहते हैं जी। तो अमेरिका का ये कहना था कि भाई, और अमेरिका का एक्ट भी है एक, जिसके अंडर अमेरिका की ये अंडरटेकिंग है कि वो ताइवान के ऊपर अगर चाइना हमला करता है तो वो ताइवान की मदद करेंगे। तो वो उसके साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए जो नैन्सी पेलोसी है वो वहां गई थी। उसके ऊपर चाइना ने बहुत बावेला खड़ा किया, कई एरोप्लेन से लेके हर तरह की हरकत की, लेकिन इफेक्टिवली कर तो वो भी कुछ नहीं पाए। और मुझे नहीं लगता कि चाइना हमला करके उसको काबू करने की कोशिश करेगा। आई थिंक प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये कहा भी है कि अगर ऐसी नौबत आती है तो अमेरिका जो है वो उसके लिए खड़ा होगा, ताइवान के लिए खड़ा होगा। तो मुझे नहीं लगता कि चाइना जो है वो युद्ध करके ताइवान को अपने अंदर लेने की कोशिश करेगा, एटलीस्ट जब तक अमेरिका जो है वो मिलिटरली उससे सुपीरियर हो तब तक। नहीं, विषय तो यह है कि कुल मिलाकर दुनिया को युद्ध की ओर धकेलने का काम, क्या आप नहीं मानते मल्होत्रा साहब, हम अपने बातचीत को अंतिम बिंदु पे ले जा रहे हैं, मूलतः अमेरिका या नाटो देश कर रहे हैं अपने सेट एजेंडा के तहत। जो देश ताकत के मामले में, दमदारी के मामले में उसके लिए खतरा हो सकते हैं, उन्हें योजनाबद्ध तरीके से उलझाया जा रहा है और इसके तहत अमेरिका अपनी राह को आसान कर रहा है। ये सवाल है। ये बात तो कोई शक ही नहीं है कि जो सुपर पावर हैं वो हमेशा इस चीज का ध्यान रखती हैं कि कोई उनके मुकाबले में खड़ा ना हो जाए जी, ताकि जो इंटरनेशनल जितने भी एजेंडा है, कोई भी बातचीत, चाहे क्लाइमेट कंट्रोल है, आर्म्स कंट्रोल है या कोई और बात है, उसके ऊपर उन्हीं का बोलबाला रहे। ये तो, इसमें तो कोई शक नहीं है। जब फ्रांस, पुर्तगाल, इंग्लैंड, इंडिया आए थे और यहाँ पे राज लगे थे करने, तो तब ह्यूमन राइट्स की कोई बात करता था? नो। तो अब सारे उसकी बात करते हैं। अब बात इधर से उधर निकल जाएगी, लेकिन अभी जैसे वेस्ट अफ्रीका में हो रहा है, माली है, बुर्किना फासो है, यहाँ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, वहां फ्रांस था, फ्रांस का बोलबाला था, लेकिन तीनों कंट्रियों ने धीरे धीरे वहां से फ्रांस को निकाल दी। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो पावर्स हैं, पावर्स दैट बी, ये जो P5 हैं, ये किसी और को आगे होने देना चाहते हैं। इंडिया, जर्मनी, जापान कब से ट्राई कर रहे हैं। अफ्रीका के 54 कंट्री हैं, कब से ट्राई कर रहे हैं कि किसी एक को तो मेंबरशिप मिले परमानेंट, लेकिन कोई देने को तैयार है नहीं। तो ये तो सबका जो पावर्स हैं, बड़ी पावर हैं, वो तो कोशिश हमेशा इसी में करते रहते हैं। मैं एक आखिरी सवाल जो रॉबिन सचदेव जी ने उठाया था उसका उत्तर लेने की कोशिश यूके देवनाथ जी से करता हूं। सचदेव साहब ने जानना चाहा था कि आप कह रहे हैं रूस ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई? सवाल तो है देवनाथ साहब, इसका उत्तर भी होगा आपके पास। देखिए, रूस जानता है कि उसको इतना तो अपना मिलिट्री शक्ति बचा के रखना है जिससे कि वो सुपर पावर बना रहे। असल में कल अगर खुदा ना खास्ता परसों अगर सच्ची में रूस को नेटो से भिड़ना पड़ जाए, या अगर 4 दिन के बाद रूस को सच्ची में अमेरिका से भिड़ना पड़ जाए, तो
उसके लिए रूस को अपनी स्ट्रेटेजिक रिजर्व बचा के रखनी है ना। सब कुछ अगर यूक्रेन में झोंक दिया और परसों तक हो गए खाली, तो 3 दिन के बाद नेटो से कैसे युद्ध करेंगे, 4 दिन के बाद अमेरिका बड़े से कैसे? महत्वपूर्ण टिप्पणी देवनाथ साहब ने समाधान के तौर पे दी है कि केवल यूक्रेन से लड़ाई का विषय नहीं है, आने वाले समय में खतरा और भी बड़ा हो सकता है, तो रूस को उसके लिए भी तो अपनी तैयारी रखनी है। सचदेव साहब को कुछ इसमें हस्तक्षेप करना है? जी सचदेव साहब। थैंक यू सो मच एंड एब्सोल्युटली वेरी वैलिड पॉइंट जो ग्रुप कैप्टन ने बोला है कि रखना है, पर इसका मतलब ये है ना कि रशिया के पास अब स्पेयर कैपेसिटी नहीं है यूक्रेन में थोपने की। जी, जो उसने नेटो से लड़ने के लिए रखना है वो तो रखना ही है ना, पर उसके पास अब स्पेयर कितनी है? अब स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, ये तो रॉबिन सचदेव साहब आपकी बात से इसलिए इत्तेफाक रखना पड़ेगा हमें कि व्लादिमीर पुतिन को विशेष भर्ती अभियान चलाना पड़ा। ये अपने आप जताने के लिए पर्याप्त है कि रूस के पास लड़ने के लिए अब सैनिक भी नहीं रह गए। तो कुल मिलाकर महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि दुनिया जिस युद्ध को केवल 2 देशों के बीच में समझ रही थी, यूक्रेन और रूस, और इस बात पर यूक्रेन की बड़ी तारीफ करते हुए नहीं आगाती थी कि देखो यूक्रेन जैसा देश रूस जैसी महाशक्ति से आज तक लड़ रहा है, दरअसल ये युद्ध अब 2 देशों के बीच रहा ही नहीं। 1 साल में जो कुछ गुजरा है वो साफ बता रहा है कि नाटो बनाम रूस की लड़ाई दुनिया के पटल पर चल रही है, जिसमें दोनों ओर से कोशिशें जारी हैं और दोनों ही इतनी बड़ी ताकत हैं कि इसके नतीजे तुरंत प्रभाव से सामने आने वाले नहीं है। इसलिए हो सकता है कि हम अगले साल भी फिर ये कार्यक्रम करें और इस सवाल के साथ 2 साल जंग के और कितने सारे सवाल इस जंग के, कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इन हालात से दुनिया को मुक्ति मिले। पर ये जो ताकतें हैं ऐसी मुक्ति की चाह रखती हैं, ये सवाल है। हाँ, सभी मेहमानों का धन्यवाद हमारे इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सब है अब आज के शेर का जो उलझन है, उस उलझन को व्यक्त करता हुआ हमारा शेर है। शेर कहता है कि अमन पसंद इंसान इधर भी है और उधर भी है। अमन पसंद इंसान इधर भी है और उधर भी है, मगर जो शोलों को हवा दे वो इधर भी है और उधर भी है। तो डॉक्टर महेंद्र भास्कर ने क्या कमाल की पंक्तियां दी। रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में बड़ी मुफीद है। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं युद्ध खत्म हो, पर उससे भी कहीं ज्यादा लोग हैं जो ये चाहते हैं युद्ध चलता रहे। जब तक ऐसे लोगों की मौजूदगी है तो युद्ध खत्म कैसे होगा, ये सवाल। बहरहाल अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए